जय हिंद साथियों। मैं राहुल मीणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी अप्रोच पर। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्मार्ट स्टडी अप्रोच द्वारा आप लोगों के लिए चलाई जा रही है सफलता बैच, और इसी सफलता बैच के माध्यम से हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश का सामान्य अध्ययन। और मध्य प्रदेश के सामान्य अध्ययन की इस कड़ी में हम लोग पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश की ऋतुएं। ठीक है साथियों, और यह आज की हमारी क्लास नंबर 14 है। इससे पहले हमने बहुत सारे टॉपिक्स हैं मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन के जिन्हें हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं हमने कौन कौन से हमारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हमने पढ़ा था मध्य प्रदेश का गठन। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था सामान्य परिचय। ठीक है, सामान्य परिचय के बाद हमने जो तीसरा चैप्टर था हमारा वह था मध्य प्रदेश के पर्वत। ठीक है, चौथा चैप्टर हमने पढ़ा था मिट्टियाँ। ठीक, पांचवा जो चैप्टर था हमारा वह हमने पढ़ लिया था मिट्टियाँ हो गई, गठन हो गया, पर्वत हो गया। ठीक है, इसके बाद में हमने जलवायु। ठीक है, और आज हम छठा टॉपिक पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की ऋतुएं। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे 6 टॉपिक कंप्लीट हो गए। तो साथियों, अगर आप लोग भी कर रहे हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, फूड सेफ्टी ऑफिसर, एमपीएसआई, एमपी पुलिस, एमपी आबकारी, एमपी जेल प्रहरी, एमपी फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पटवारी और व्यापम द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आज ही जुड़े हमारे इस यूट्यूब चैनल से। और साथियों, चूँकि आप सभी ने देखा होगा कि अभी कल ही एमपीपीएससी द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है, और उस नोटिस में जो फूड सेफ्टी ऑफिसर की जो एग्ज़ाम्स है वो अभी तत्काल प्रभाव के लिए उन्होंने निरस्त कर दी है। तो वह आगे फिर आने की संभावना है, लेकिन हमें हमारी तैयारी को पूरी तरह तैयार रखना है, हमें हमारी तैयारी को पूरी तरह कंप्लीट रखना है। तो ऐसा नहीं है कि अगर एग्ज़ाम निरस्त हो गई है तो दोबारा नहीं होगी और हम हमारी तैयारी को थोड़ा कमज़ोर कर लें। इससे हमारा ही नुकसान हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अभी गिव अप कर देंगे, लेकिन हमें हमारी एग्ज़ाम्स में आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, तो चूँकि आप सभी जानते हैं कि हमारे एमपीजीके का क्या वेटेज है, जिसमें हमने देखा कि हमारे एमपीपीएससी प्रीलिम्स, फूड सेफ्टी ऑफिसर और असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी परीक्षाओं में जो हमारे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का वेटेज है वो लगभग 35 से 40 प्रश्नों का है। वहीं पर अगर हम देखेंगे तो हमारे एमपीएसआई में लगभग 10 नंबर का वेटेज और 4 से 5 नंबर का बाकी अन्य परीक्षाओं में हमें हमारे मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान का वेटेज देखने को मिलेगा। ठीक है साथियों, चलिए, तो आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है कि कोशिश दमदार होनी चाहिए, वक्त और किस्मत दोनों बदलते हैं। यानी कि अगर हमने ईमानदारी से हमारी कोशिश की तो हमारा वक्त और हमारी किस्मत ज़रूर बदलेगी। ठीक है साथियों, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक, चलिए, तो हम हमारे आज का जो टॉपिक है मध्य प्रदेश की ऋतुएं, और इन ऋतुओं में हम पढ़ेंगे ऋतुओं के बारे में। ठीक है, चलिए, तो साथियों, हमने हमारा पिछला लेक्चर देखा था मध्य प्रदेश की जलवायु, जिसमें हमने देखा था कि हमारे मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु है। तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु हमें हमारे मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है, और हमारे यहाँ पर जलवायु के कारण ही हम डिसाइड करते हैं कि कहाँ पर कितनी गर्मी रहेगी, कितनी ठंड रहेगी, कितनी बरसात रहेगी। तो हम देखते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की जो ऋतुएं हैं वो पाई जाती हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में
तीन प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है। कौन कौन सी ऋतुएं पाई जाती है? तो पहली है ग्रीष्म ऋतु, दूसरी है शीत ऋतु और तीसरी है वर्षा ऋतु। ठीक है, तो ग्रीष्म, शीत और वर्षा ऋतु ये तीन ऋतुएं मुख्य रूप से हमारे मध्य प्रदेश में पाई जाती है और हम इन तीनों ऋतुओं का बारे में विस्तृत से देखेंगे। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि हमारे यहाँ पर ऋतुओं का परिवर्तन क्यों होता है, तो हम देखते हैं कि हमारी पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है और अपने अक्ष पर भी घूमती है, तो इन्हीं घूर्णन और परिक्रमण गति के कारण हमारे यहाँ पर जो मौसम होते हैं, ऋतुएं होती है, वो परिवर्तित होती रहती है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारी जो पहली ऋतु है उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा, इसे ग्रीष्म ऋतु के नाम से जानते हैं। ठीक है, या इसे ही हमारे मालवा में आप लोगों ने एक और नाम सुना होगा, इसे हम यूनाला के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? यूनाला के नाम से। ठीक है, तो ये वाला नाम याद रखिएगा क्योंकि ये वाला नाम पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है कि स्थानीय रूप से हम ग्रीष्म ऋतु को किस नाम से जानते हैं, तो हम इसे यूनाला या इसे ही उनाला, क्या बोलते हैं? उनाला। ठीक है, इन नामों से हम हमारी इस ग्रीष्म ऋतु को जानते हैं। और अगर अब बात की जाए कि ग्रीष्म ऋतु का समय क्या होता है, यानी गर्मी का ऋतु का समय क्या होता है, तो हम देखते हैं कि मार्च से लेकर जून तक का जो समय होता है, या हम कह सकते हैं कि मध्य मार्च से मध्य जून तक का जो समय होता है, ठीक है, वह हमारा कौन सा ऋतु कहलाता है? तो याद रखिएगा, ग्रीष्म ऋतु कहलाता है। ठीक है, और अगर हम ग्रीष्म ऋतु में देखें कि ग्रीष्म ऋतु में सबसे जो गर्म माह है वो कौन सा है, तो याद रखिएगा जो मई माह है, मई माह या मई माह है, वह मध्य प्रदेश का सबसे गर्म माह होता है। और अगर वहीं पर हम बात करें कि हमारे मध्य प्रदेश का औसतन तापमान क्या होता है, तो लगभग हमारे यहाँ पर 30 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान जो कि हमारे मध्य प्रदेश में दर्ज किया गया। ठीक है, और अगर यहाँ पर बात की जाए कि हमारे मध्य प्रदेश का सबसे गर्म स्थान कौन सा है, तो याद रखिएगा भिंड हमारे यहाँ का सबसे गर्म स्थान है। ठीक है, चलिए सॉरी, हाँ आगे बढ़ते हैं। अगर जिले की बात की जाए तो हमारे यहाँ पर सबसे गर्म जिला कौन सा है, तो भिंड है। वहीं पर अगर पूछ लिया जाए कि हमारे यहाँ पर सबसे गर्म स्थान कौन सा है, तो यह विदिशा जिले का गंज बासोदा हमारे मध्य प्रदेश का सबसे गर्म स्थान है। और यहाँ का तापमान यानी कि जो अधिकतम तापमान है वह कितना दर्ज किया गया है, तो याद रखिएगा यहाँ का जो अधिकतम तापमान है वह 48.9 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर दर्ज किया गया है। लेकिन क्या है साथियों कि हमने देखा कि 2017-18 के बाद में, ठीक है, 17-18 के बाद में ये आंकड़ा चेंज हो गया है और अभी वर्तमान में हम देखें तो हमारे यहाँ पर जो 9 गांव हैं, 9 गांव जो कि किस जिले में पड़ता है, तो याद रखिएगा छतरपुर जिले में। कौन से जिले में? छतरपुर जिले में पड़ता है। और यहाँ पर जो तापमान है वो 49.2 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया है। यानी कि अगर वर्तमान की बात करें कि वर्तमान में हमारे यहाँ का सबसे जो गर्म स्थान है वो कौन सा है, तो याद रखिएगा नौगांव जो कि छतरपुर जिले में पड़ता है और यहाँ का तापमान कितना दर्ज किया गया, तो 49.2 डिग्री सेल्सियस यहाँ किया गया। तो हमें इन दोनों स्थानों को ध्यान रखना है और हमें परीक्षा में यह देखना है कि ऑप्शन में क्या आता है और उसी के अनुसार हमें हमारे विवेक के अनुसार अपने प्रश्न का उत्तर लगाना है। हमें किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि जल्दबाजी से हमारा ही नुकसान है और हमें आया हुआ प्रश्न का उत्तर भी हमसे गलत हो सकता है। ठीक है साथियों, चलिए अब फिर हम यहाँ देखते हैं कि जो हमारे मई माह है उस मई माह में प्रदेश के उत्तरी भाग में चलने वाली गर्म और शुष्क पवन को क्या कहते हैं? हम लू कहते हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको एक मैप बनाता हूं कि यह है हमारा मध्य प्रदेश का मैप।
ठीक है, ये हमारा मध्य प्रदेश का मैप है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन सा राज्य पड़ता है, तो हमने देखा कि यहाँ पर राजस्थान राज्य पड़ता है। और चूंकि राजस्थान में रेगिस्तान वाला इलाका है, रेतीला इलाका है, या ये थार के मरुस्थल वाला इलाका यहाँ पर है, तो यहाँ से जो हवाएं हमारे मध्य प्रदेश के उत्तर वाले इलाके में, या फिर मैं देखिए मार्क कर देता हूँ, ये वाला जो इलाका है हमारे यहाँ का, इस इलाके में जो गर्म और शुष्क हवा आती है वह हम लोगों के लिए काफ़ी खतरनाक होती है, जिसे हम स्थानीय रूप में किस नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा लू के नाम से हम उसे जानते हैं। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए, इसके बाद क्या है कि उत्तर दिशा में सर्वाधिक तापांतर होता है। ठीक है, देखिए कल हम लोगों ने, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, कल हम लोगों ने देखा था कि हमारे यहाँ पर जो जलवायु क्षेत्र है उन्हें हमने 4 भागों में बांटा था। और ये वाला जो जलवायु क्षेत्र है, ये वाला ऊपर वाला, ठीक है, इस जलवायु क्षेत्र को हमने मध्य भारत का पठार के नाम से जाना था। ठीक है, और उत्तर का विशाल मैदान के नाम से जाना था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ का जो गर्मी है, ठीक है, कैसी है, अधिक है, और ठंड भी कैसी है, तो वो भी अधिक है। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं कि गर्मी और ठंड अधिक है तो इनके बीच का जो तापमान का अंतर होता है वो भी अधिक होगा। तो इसलिए चूंकि पीएससी में प्रीलिम्स में ये प्रश्न पूछा गया है कि किस दिशा में सर्वाधिक तापांतर होता है। ठीक है, तो उत्तर दिशा में हमें क्या देखने को मिलेगा, तो सर्वाधिक तापांतर हमें यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर तापमान बढ़ता है। ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट हमें याद रखना है। तो ग्रीष्म ऋतु के बारे में हमने क्या देखा कि इसका अन्य नाम क्या है, तो इसे यूनाला या उनाला के नाम से भी हम जानते हैं। और मार्च से जून माह के मध्य यह मौसम होता है, जिसमें कि हम देखते हैं कि जिसका तापमान होता है वह दक्षिण से उत्तर की ओर जैसे ही हम बढ़ते जाएंगे, ऊपर की ओर हम बढ़ते जाएंगे, तो हमारे तापमान में क्या होती जाएगी, वृद्धि होती जाएगी। ठीक है, वहीं पर सर्वाधिक तापांतर हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, तो उत्तर दिशा में हमें सर्वाधिक तापांतर देखने को मिलता है। ठीक है, फिर हमने देखा कि हमारे यहाँ का सबसे गर्म स्थान कौन सा है या जिला कौन सा है, तो हम देखते हैं कि भिंड जिले में सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि सबसे गर्म स्थान हमने देखा गंज बासोदा विदिशा, जो कि 48.9 डिग्री सेल्सियस है। और 2017-18 या हम इसको 18-19, इसको 17-18 को हम 18-19 कर लेते हैं ना। 2018-19 के बाद में जो हमारे यहाँ का सबसे गर्म स्थान है वो कौन सा कहलाता है, तो याद रखिएगा नौगांव छतरपुर, जहाँ पर हमने 49.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को हमने यहाँ पर दर्ज किया है। ठीक है, फिर हमने देखा कि मई माह में जो उत्तरी भाग है प्रदेश का, उसमें गर्म और शुष्क हवाएं चलती है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, तो इन्हें हम लू के नाम से जानते हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ग्रीष्म ऋतु समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखते हैं वर्षा ऋतु के बारे में। ठीक है, चलिए वर्षा ऋतु की बात करेंगे तो हमारे यहाँ पर वर्षा किस मानसून से होती है, तो याद रखिएगा हमारे मध्य प्रदेश में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। और दक्षिण पश्चिम मानसून की भी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी शाखा से हमारे यहाँ पर वर्षा होती है। याद रखिएगा हमारे यहाँ वर्षा ऋतु का भी स्थानीय नाम है, तीनों के तीनों ऋतुओं का हमारे यहाँ पर स्थानीय नाम है। सॉरी, तो क्या क्या स्थानीय नाम हैं, तो वर्षा को हम चौमासा कहते हैं। क्या कहते हैं, चौमासा। ठीक है, चूंकि ग्रामीण परिवेश में रहने वाले विद्यार्थी जानते होंगे, क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे दादा दादी हैं, आज भी इन मौसमों को इन्हीं नामों से जानते हैं, जैसे चौमासा हो गया, उनाला हो गया, सियाला, सर्दी को हम सियाला कहेंगे, तो इन नामों से भी हमारे यहाँ पर इन को जाना जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर जो वर्षा ऋतु होती है वह मध्य जून से लेकर तो अक्टूबर के माह तक हमारे यहाँ पर वर्षा होती है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर जो वर्षा होती है वो किस खाड़ी से होती है, तो याद रखिएगा कि हमारे यहाँ पर वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से सर्वाधिक वर्षा होती है। और
जो हमारे पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर कौन से मानसून से होती है, तो अरब सागर वाले मानसून से हमारे यहाँ पर वर्षा होती है। ठीक है, चलिए देखिए अब इस मैप को मैं बताता हूँ वर्षा के बारे में। ठीक, इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं अपन। ठीक है, चलिए तो ये अपने मध्य प्रदेश का नक्शा है। ठीक, अब इस मध्य प्रदेश के नक्शे में अपन भारत का नक्शा भी इंक्लूड कर लेते हैं। चलिए तो ये हमारा जो भारत का नक्शा बन गया। ठीक है साथियों, चलिए इसको, हाँ ठीक है, इतना ही काफ़ी अपने लिए। ये चलो इसको थोड़ा सा और अपन बना लेते हैं ऊपर का। ठीक है, इतना ही रहने देते हैं अपन। ठीक है, चलिए छोड़िए। तो यहाँ पर अगर इस वाले इलाके की बात करेंगे हम, तो ये वाला जो इलाका है वो कौन सा है, तो अरब सागर है। कौन सा सागर है, अरब सागर है। और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी या बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा तो किस मानसून से होती है, तो हमारे यहाँ पर जो सर्वाधिक वर्षा है वो बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। ठीक है, और अगर इसी शाखा से सर्वाधिक बरसात होगी तो हम देखते हैं कि हमारा ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होगी, यानी इस जिले में। लेकिन अगर बात करें कि हमारा ये जो मालवा वाला रीजन है, मालवा वाला क्षेत्र है, इस मालवा वाले क्षेत्र में कहाँ से वर्षा हो रही है, तो ये मालवा वाले क्षेत्र में हम देखते हैं कि अरब सागर शाखा से बरसात हो रही है। लेकिन हम देखते हैं कि ये जो वर्षा यहाँ पर आती है इस जगह पर, और यहाँ कहीं पर ये टकराती है, और चूंकि यहीं पर हमारा नर्मदापुरम जिला पड़ता है, और इस नर्मदापुरम जिले में पंचमढ़ी शहर में या पंचमढ़ी में हमारे मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ पड़ती है। और चूंकि जब ये जो मानसून है ये जाता है और दोनों शाखाएं एक साथ टकराती है और हमारे धूपगढ़ से जाकर टकराती है, धूपगढ़ वाले इलाके से जाकर टकराती है, तो वो वहीं पर बरस जाते हैं, और उसी के कारण हमारे पंचमढ़ी वाले इलाके में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, तो हमारे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है, पंचमढ़ी में होती है। और कितनी होती है, तो याद रखिएगा 199 सेंटीमीटर वर्षा हमारे मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में होती है। ठीक है, चलिए फिर हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में पूर्व से पश्चिम तथा दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा क्रमशः कैसी होती है, तो घट जाती है। ठीक है, चलिए इसको भी मैप में समझ लेते हैं कि ये कैसे घट जाती है। ठीक है, तो देखिए हमारे यहाँ पर अगर हम इधर पूर्व से इधर जाते हैं, क्योंकि यहाँ जो बालाघाट वाला जिला है, उस बालाघाट जिले में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है हमारा। और जैसे जैसे हम इधर जाएंगे, चूंकि फिर रेगिस्तान वाला इलाका, राजस्थान वाला इलाका लग जाएगा, तो हमारे मध्य प्रदेश में हम वर्षा जो है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। जैसे देखिए मैं बताता हूँ कि ये वाला जो इलाका है हमारा, इसको थोड़ा मोटा कर लेते हैं अपन। ठीक है, चलिए तो ये जो वर्षा वाला इलाका है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये यहाँ पर कितने सेंटीमीटर वर्षा हो रही है, तो 125 से 150 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है। जबकि यहाँ इधर हम पश्चिम वाले इलाके में देखेंगे, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर देखेंगे, तो पूर्व से पश्चिम में वर्षा की मात्रा कैसी हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, और वहीं पर अगर यहाँ दक्षिण वाले इलाके में ये महादेव पर्वत पर देखेंगे, तो इस महादेव पर्वत पर जो वर्षा है वो कितनी वर्षा होती है, तो हमने देखा कि 199 डिग्री सेल्सियस जो वर्षा होती है, 199 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो जैसे हम यहाँ से उत्तर की ओर जाएंगे, तो उत्तर की ओर वर्षा की मात्रा हमें कम होती हुई दिखाई देगी। ठीक है, यानी कि इस वाले क्षेत्र में हमें 75 से 125 सेंटीमीटर वर्षा ही हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो
अगर हम वर्षा के विवरण की बात करेंगे तो मालवा क्षेत्र और निमाड़ वाले क्षेत्र में वर्षा की मात्रा क्या है, तो याद रखिएगा यहाँ पर 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र हमारा पश्चिमी मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, इसके बाद 75 से 125 वाला क्षेत्र वर्षा वाला क्षेत्र है वह उत्तरी मध्य प्रदेश, और जिसमें हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश और साथ में रीवा, पन्ना और बुंदेलखंड, बघेलखंड का कुछ हिस्सा, इन क्षेत्रों में जो वर्षा होती है वो 125 से 150 सेंटीमीटर वर्षा के आसपास होती है। वहीं पर हम सतपुड़ा मैकाल श्रेणी वाला इलाका और जो बघेलखंड वाला क्षेत्र है वहाँ पर 125 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई, और सर्वाधिक वर्षा महादेव पर्वत पर स्थित धूपगढ़ चोटी या पंचमढ़ी वाला इलाका, वहीं पर हमें सबसे ज़्यादा वर्षा देखने को मिलती है, क्योंकि धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी है। तो जो मानसूनी पवनें हैं वो वापस से टकरा कर वहीं बरस जाएंगी, इसलिए सर्वाधिक वर्षा होती है। क्योंकि ऐसे ही हम देखते हैं कि गारो, खासी और जयंतिया में वाला जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पर 3 पहाड़ियों के कारण वह मानसूनी हवाएं बाहर नहीं जा पाती है। तो ठीक उसी प्रकार से हमारे पंचमढ़ी वाले इलाके में भी सबसे ज़्यादा वर्षा होने का मुख्य कारण यही है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा कब होती है, तो जुलाई से अगस्त माह में हमारे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई, जिसमें हमने देखा है कि जो सर्वाधिक वर्षा है वो कहाँ पर होती है, तो पंचमढ़ी में होती है। कितनी? 199 सेंटीमीटर। वहीं पर भिंड के गोहद में हमें 55 सेंटीमीटर वर्षा, यानी कि सबसे कम वर्षा हमें कहाँ पर दर्ज की गई, तो भिंड जिले के गोहद में सबसे कम वर्षा हमने दर्ज की। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। हमने क्या देखा कि हमारे मध्य प्रदेश में वर्षा किस मानसून से होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर और बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। सबसे ज़्यादा वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से, फिर पश्चिमी मध्य प्रदेश में वर्षा तो अरब सागर शाखा से। ठीक, फिर हमने देखा कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है, तो पंचमढ़ी में होती है 199 सेंटीमीटर। सबसे कम कहाँ होती है, तो गोहद भिंड में होती है। ठीक है, फिर हमने देखा कि पूर्व से पश्चिम और दक्षिण से उत्तर जाने पर क्रमशः वर्षा की मात्रा कैसी हो जाती है, तो कम हो जाती है या घटती जाती है। ठीक है, और सर्वाधिक वर्षा कब होती है, तो जुलाई अगस्त माह में सर्वाधिक वर्षा होती है। क्लियर है? चलिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला हमारा जो ऋतु है वह तीसरी ऋतु कौन सी है, तो याद रखिएगा शीत ऋतु। ठीक है, और इस शीत ऋतु को हम किस नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा इसे हम सियाला के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम सियाला के नाम से जानते हैं। ठीक है, और फिर हम देखते हैं कि यह इसका समय अंतराल क्या है, तो नवंबर से फरवरी के मध्य शीत ऋतु का हमारे यहाँ पर मौसम रहता है। और इसमें भी हम देखते हैं कि दिसंबर से जनवरी के माह में हमारे मध्य प्रदेश में सबसे कम तापमान रहता है, और हम देखते हैं कि हमारे शिवपुरी जैसे शहर में जो टेम्परेचर होता है वो माइनस में चला जाता है। ठीक है, और इसी के कारण हमारे यहाँ का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, तो शिवपुरी है आधिकारिक तौर पर। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। फिर हम देखते हैं कि जब शीत ऋतु होती है, तो शीत ऋतु में जब हम बीच बीच में हमारे यहाँ पर बारिश हो जाती है, और इसे हम हमारे मध्य प्रदेश में या हमारे मालवांचल वाले क्षेत्र में उसे क्या कहते हैं, तो मावठा कहते हैं। ठीक है, इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा कि जब फसल होती है हमारे यहाँ पर गेहूं चने की, तो उस समय पर पानी गिरता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं, मावठे के नाम से जानते हैं। और याद रखिएगा मावठा जो होता है वो किसानों की फसल के लिए बहुत महत्वपूर्ण और लाभकारी होता है। ठीक है, चलिए, फिर तो ये हो गया हमारी शीत ऋतु के बारे में। वहीं पर हम देखते हैं कि सितंबर अक्टूबर माह में पड़ने वाली गर्मी को प्रदेश की दूसरी ग्रीष्म ऋतु कहते हैं। तो जब हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर जब सोयाबीन की कटाई वगैरह का समय चलता है सितंबर अक्टूबर माह में, तो अचानक से गर्मी का तापमान जो है वो बढ़ जाता है, और इसके कारण हमें गर्मी को एहसास होता है, जबकि ठंड शुरू होने वाली होती है, सर्दी शुरू होने वाली होती है, लेकिन फिर भी हमें गर्मी का एहसास होता है, और इसे ही हम हमारे यहाँ पर द्वितीय ग्रीष्म ऋतु कहते हैं। तो देखिए 3 महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखिएगा। सर्दी के मौसम में या शीत ऋतु में जो होने वाली वर्षा होती है उसे हम क्या कहते हैं,
मावठा कहते हैं। ठीक है, इसके बाद सितंबर अक्टूबर माह में पड़ने वाली गर्मी को हम क्या कहते हैं, तो द्वितीय ग्रीष्म ऋतु कहते हैं। तीसरा हमने देखा कि हमारे यहाँ पर गर्म और शुष्क जो हवाएं हैं, उन गर्म और शुष्क हवाओं को हम किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम लू के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। चलिए, तो मैं एक बार इसका पूरे का रिवीजन आप लोगों को करवा देता हूं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि हमारे मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की ऋतुएं होती है, तो हमने देखा 3 प्रकार की। कौन कौन सी, तो हमने देखा 3 प्रकार की। कौन कौन सी, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। ठीक है, फिर हमने ये देखा कि जो ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु की बात करेंगे तो ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक होती है, तो यह मार्च या 15 फरवरी के बाद से ग्रीष्म ऋतु हमारी चालू हो जाती है। तो हम देखते हैं सॉरी कि मार्च से जून के मध्य यहाँ पर हमारा ग्रीष्म ऋतु होता है। सबसे गर्म माह हमारा कौन सा है, तो हमने देखा कि मई का महीना हमारा सबसे ज़्यादा गर्म होता है और उस समय पर हमारे यहाँ पर औसत तापमान जो होता है 30 से 40 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर हमने देखा कि मध्य प्रदेश का सबसे गर्म स्थान या गर्म जिला के रूप में हमने किसे जानते हैं, तो भिंड जिले को हम जानते हैं। वहीं पर हमने देखा कि गंज बासोदा विदिशा हमारे मध्य प्रदेश का क्या है, सबसे गर्म स्थान है। लेकिन 2018-19 के बाद में जो 9 गांव हैं छतरपुर का, वह सबसे गर्म स्थान है और यहाँ पर 49.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सेल्सियस टेम्परेचर हमने दर्ज किया। ठीक है, फिर हमने देखा कि उत्तरी मध्य प्रदेश में मई के महीने में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाओं को हम क्या कहते हैं, लू कहते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा लू बहुत खतरनाक होती है, इसके कारण से इससे हमें बचना चाहिए, अदरवाइज इसके कारण लोगों की जान तक जा सकती है। ठीक है, और चूंकि अभी गर्मी का ही महीना चल रहा है तो आप लोग अधिक से अधिक पानी पीजिए और जब भी घर से निकले तो अपने आप को कवर करके निकलिए ताकि आप लू से बच सकें। ठीक है, फिर हमने देखा कि हमारे यहाँ पर उत्तर दिशा में क्या दर्ज किया जाता है, तो सर्वाधिक तापांतर किस दिशा में है, उत्तर दिशा में है। ठीक है, और तापमान जो है दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर क्या होता है, तो बढ़ता है। हम यहाँ जब हमने जलवायु वाला देखा था तो हमने देखा था कि यहाँ नीचे सर्दी कम गर्मी अधिक, या गर्मी कम सर्दी अधिक थी। फिर जैसे जैसे ऊपर गए तो गर्मी अधिक सर्दी अधिक। तो हम देखते हैं कि दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं तो हमारे यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता जाता है। ठीक है, चलिए, इसके बाद हमने देखा कि अगली जो ऋतु है हमारी वह कौन सी है, तो अगली ऋतु है हमारी वर्षा ऋतु। और इसे वर्षा ऋतु को हम किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम चौमासा के नाम से जानते हैं। कब से कब तक रहती है, तो जून से अक्टूबर के मध्य रहती है और दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा मध्य प्रदेश में वर्षा होती है। कौन सी शाखा, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी शाखा के द्वारा। सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से। अरब सागर शाखा से कहाँ वर्षा होती है, तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में होती है। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है, पंचमढ़ी में होती है। कितनी होती है, 199 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, फिर हमने देखा कि पूर्व से पश्चिम और दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर जो वर्षा की मात्रा है वो कैसी हो जाती है, घट जाती है। और सर्वाधिक वर्षा कब होती है, तो जुलाई अगस्त माह में सर्वाधिक वर्षा होती है। और कहाँ पर वर्षा होती है, पंचमढ़ी में 199 सेंटीमीटर और सबसे कम गोहद भिंड में 55 सेंटीमीटर वर्षा को हमने दर्ज किया। ठीक है, और ये हमने मैप के माध्यम से भी इस पूरे क्षेत्र का विवरण हमने देख लिया। ठीक है, चलिए आगे हमने देखा कि जो शीत ऋतु है, और इस शीत ऋतु को हम किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम सियाला के नाम से जानते हैं। और शीत ऋतु कब से कब तक रहती है, तो नवंबर से फरवरी के मध्य शीत ऋतु रहती है। और सबसे अधिक ठंड या शीत ऋतु, सबसे अधिक ठंड कब पड़ती है या सबसे कम तापमान कब रहता है, तो दिसंबर और जनवरी माह में सॉरी। इसीलिए हम देखते हैं कि दिसंबर और जनवरी माह में हमारे यहाँ पर ठंड सर्वाधिक पड़ती है। ठीक है, फिर हमने देखा कि हमारे यहाँ पर सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, तो शिवपुरी है। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है कि अगर ऑप्शन में शिवपुरी ना रहे तो हमें किस ऑप्शन पे जाना है, तो हम पंचमढ़ी की ओर जाएंगे। ठीक है, फिर हमने देखा कि शीत ऋतु में कभी कभी वर्षा होती है और इसे हम किस नाम से जानते हैं, तो मावठे के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक पॉइंट याद रखिएगा कि एमपी में जो 21 डिग्री की समताप रेखा है वो राज्य को उत्तरी और दक्षिणी भागों में
बांटती है। ठीक है, वहीं पर जब हमने ये देखा कि यह हमारा राज्य है और इसमें चूंकि बीचों बीच तो 23.5 डिग्री कर्क रेखा निकल के जाती है, लेकिन अगर यहाँ पर देखी जाए तो ये वाला जो इलाका है ये 21 डिग्री, ठीक है, 21 डिग्री समताप रेखा वाला हिस्सा है। तो ये देखो, एक तो उत्तर और एक ये दक्षिण वाला हिस्से में बांट दिया। तो उत्तर वाला हिस्सा है, यहाँ पर तापमान कैसा है तो अधिक है, और दक्षिण वाले हिस्से में तापमान कैसा है तो कम है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। और सितंबर अक्टूबर माह में पड़ने वाली गर्मी को हम प्रदेश की दूसरी ग्रीष्म ऋतु कहते हैं। वहीं पर हमने देखा कि ऋतु वेधशाला हमारे यहाँ पर कहाँ पर है, तो याद रखिएगा इंदौर में ऋतु वेधशाला है। और बरामिहिर वेधशाला जो कि अत्याधुनिक वेधशाला है वो डोंगला ग्राम उज्जैन जिले में स्थित है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, पढ़ते रहिए। जय श्री महाकाल, धन्यवाद।